हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर मैथ्स का चैप्टर 6 त्रिभुज का थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों देखने वाले हैं। तो जो भी इस बार क्लास 10 से जैक बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। यहाँ पर टोटल 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। उनके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 33 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं तो ये झारखंड बोर्ड यानी कि जैक के द्वारा ऑफिशियली निकाला जाता है। तो जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन वगैरह आना है वो इसी प्रकार से आना है, इसी टाइप के क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में पूछे जाएंगे। टाइप में क्वेश्चन अलग नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन ये सेम क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम्स वगैरह में ना भी आए या फिर आ भी सकता है, दोनों संभव है। लेकिन जो आपके एग्जाम्स वगैरह में टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा तो वो यही रहने वाला है। तो यहाँ पर बिना समय को बर्बाद किए सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इनमें देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब यहाँ पे समझना होगा। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बना रहे हैं, एक आपका ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे बना रहे हैं। देखो एक बड़ा त्रिभुज है और दूसरा छोटा त्रिभुज है, समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे इनको ABC बोल दिए, इनको ABC बोल दिए और इनको क्या बोल देते हैं, DEF बोल देते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप है तो लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखते हैं इस प्रकार से, ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF का, समझे कि नहीं। ट्रायंगल ABC समरूप है किसका, तो ट्रायंगल DEF का। इस केस में जो संगत कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। संगत कोण जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं कि एंगल A का संगत कोण एंगल D है, तो इस केस में एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D का। दूसरा बोल देते हैं कि B का संगत कोण E है, तो इस केस में एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल E से, यानी कि एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, तो एंगल E हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे बोल देते हैं कि संगत कोण एंगल C बराबर है किनका, तो एंगल F का। तो यहाँ पर एंगल C बराबर क्या हो गया, एंगल F हो गया। यहाँ पे क्या बोले कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उस केस में संगत कोण बराबर होता है। यहाँ पर A का संगत कोण एंगल D था तो एंगल A बराबर एंगल D हो गया। B का संगत कोण E बोले तो एंगल B बराबर एंगल E हो गया। और C का संगत कोण F बोले तो एंगल C बराबर एंगल F हो गया। ये पहला कंडीशन हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उस केस में जो भुजाएं का रेशियो होता है वो समानुपाती होता है। देखो संगत भुजाएं का जो रेशियो होगा वो समानुपाती होगा। इधर से देखो AB लेंगे, इधर से किसको लेंगे, AB, इधर से क्या लेंगे, DE लेंगे। देखो यहाँ पे साइड का भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, साइड का भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, हाँ, लेकिन भुजा का रेशियो अगर लेंगे तो वो आपस में बराबर होता है। भुजा का रेशियो कैसे लिखेंगे, देखो इधर से AB लेंगे, AB बाय इधर से क्या लेंगे, तो DE लेंगे, ये बराबर हो जाएगा। अब दूसरा भुजा का रेशियो लेंगे, यानी कि इधर से BC लेंगे तो इधर से क्या लेंगे, EF लेंगे, तो BC बाय क्या लिख देंगे, EF बराबर। एक और देखो भुजा बचा हुआ है, इधर से AC लेंगे तो इधर से क्या लेंगे, DF लेंगे, तो AC बाय DF, ठीक है। तो ये दूसरा चीज़ हो जाता है अगर दो त्रिभुज समरूप है। तो पहला क्या हो गया कि संगत कोण आपस में बराबर होता है, और दूसरा क्या होता है, तो साइड का रेशियो, भुजा का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये दो चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ऑप्शन को देखो। ऑप्शन ए में क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या ये समरूप होते हैं, तो नहीं होते हैं भाई। समद्विबाहु बोलते हैं किनको है, तो जिस ट्रायंगल का दो साइड आपस में बराबर रहे उनको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये समरूप नहीं होते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज भी समरूप नहीं होता है। ऑप्शन सी में क्या है, विषमबाहु है, विषमबाहु भी समरूप नहीं होता है। ऑप्शन डी में क्या है, समबाहु त्रिभुज है। हाँ, समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे ना वो सारे एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होता है। समबाहु किसको बोलते हैं, समबाहु ऐसा त्रिभुज को बोलते हैं जिनका तीनों साइड बराबर हो, जिनका तीनों साइड बराबर हो। तो इस केस में कोई भी त्रिभुज अब समबाहु लेके देखो, वो सारे त्रिभुज एक दूसरे का समरूप होने वाला है, क्योंकि हर एक के केस में ना 60-60 का एंगल बनता है। समरूप त्रिभुज देखो यहाँ पर एक समरूप त्रिभुज बना रहे हैं, ये आपका समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज के केस में ये एंगल भी 60 डिग्री का होता है, ये एंगल भी 60 डिग्री का होता है, ये एंगल भी 60 डिग्री का होता है। कोई दूसरा भी अगर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, चाहे बड़ा ही से क्यों ना बनाए, समझे कि नहीं, तो इनमें भी ये वाला एंगल 60 डिग्री ही होने वाला है। ये एंगल भी 60 डिग्री होता है और ये एंगल भी 60 डिग्री होता है। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज जो यहाँ पर बनाया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप त्रिभुज है। जितने भी चाहे समबाहु त्रिभुज बना लो वो सारे समबाहु त्रिभुज एक दूसरे का समरूप त्रिभुज होता है, क्योंकि सबके केस में जो कोण बनता है वो 60-60 डिग्री का ही बनने वाला होता है। तो इनके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सारे एक दूसरे का समरूप त्रिभुज होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या बोल रहा है। यदि एक त्रिभुज के सभी कोण एक अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर है। तो इस केस में अगर आपको दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे। देखो तीनों एंगल बराबर है ना, वहाँ पे दे रखा है कि संगत कोण दोनों त्रिभुज का एक दूसरे के बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। तो यहाँ पर एंगल 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 से हम उनको समरूप प्रूफ करेंगे। समझे कि नहीं, किससे प्रूफ करेंगे तो एंगल 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 से, क्योंकि दोनों त्रिभुज का जो संगत कोण है वो एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे क्लियर रूप से दे रखा है, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, एंगल 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 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। देखो दो त्रिभुज अगर संगत है तो यहाँ पर आपको बताया कि उनका रेशियो आपस में बराबर होता है, उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। हाँ, भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, भुजा का रेशियो बराबर होता है, यानी कि समानुपाती होता है। यानी क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है। जो संगत भुजाएं होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोल रखा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे जो हम दो ट्रायंगल लिए हुए हैं ABC और DEF, अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो इस प्रकार से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रुक जाओ नीचे लिखते हैं क्योंकि जगह चाहिए थोड़ा। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर साइड का रेशियो लिए हुए हैं तो इनके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी कि AB बाय DE इनका स्क्वायर कर दो, या फिर क्या कर दो तो BC बाय EF का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। या फिर क्या कर दो तो या फिर कर सकते हैं कि AC बाय क्या, तो DE का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं, किसी भी साइड का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकल जाता है। अब यहाँ पे दे रखा है कि भुजा का रेशियो कितना है, तो 4:9 है, 4:9 है। तो हमें निकालना क्या है, तो एरिया का रेशियो निकालना है। यानी कि यहाँ पर सीधे क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या कर देंगे, तो भुजा का रेशियो दे रखा है ना 4:9, यानी कि 4/9 दे रखा है, इनका सीधे होल स्क्वायर कर देंगे तो ये एरिया का ही रेशियो दे देता है। यानी कि 4 चौके 16 बाय कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो इनको क्या लिख देते हैं, 16:81 लिख देते हैं। देखो 16:81 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन डी में आपका दे रखा है 16:81, यानी कि इनके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अच्छा फिगर छोटा छोटा दिख रहा होगा तो आप थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लेना, 720 पे कर लेना, तो वहाँ पर पूरा क्लियर दिखेगा। और हम इनको ज़्यादा जूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे लिए फिर लिखने का जगह वगैरह नहीं बचेगा। समझे कि नहीं। तो आप खुद थोड़ा अपना जो क्वालिटी है उनको बढ़ा लेना तो पूरा क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल दे रखा है और बोल रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि समरूप है। ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ठीक है। ऊपर में एक ट्रायंगल नीचे में बना हुआ है। यहाँ पे देखो एंगल ये वाला 125 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे ये वाला 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। पूछा है कि एंगल DCO का मान कितना होगा। DCO है कहाँ पे, देखो DCO एंगल को हम क्या कर रहे हैं, ब्लू पेन से दिखा रहे हैं। DCO एंगल है कितना, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा हुआ है कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या करो, ट्रायंगल में जाओ, कौन सा ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ये वाला O पॉइंट है, तो इन ट्रायंगल ODC में ऊपर वाले ट्रायंगल में जाओ और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो। वो क्या कहता है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि दो इंटीरियर का सम तीसरे एक्सटीरियर के बराबर होता है। समझे कि नहीं। यहाँ पे देखो एंगल D और एंगल C ये दोनों इंटीरियर हो जाएगा, यानी क्या लिख देंगे, एंगल D प्लस एंगल C बराबर। अब जो ये तीसरा एंगल है इस ट्रायंगल का, ये वाला तीसरा एंगल है, देखो यहाँ पर ग्रीन पेन को यूज़ करते हैं, रुक जाओ। तीसरा एंगल ये वाला आपका हो जाएगा इंटीरियर एंगल, लेकिन इसका एक्सटीरियर लेना है। एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा, ये वाला 125 डिग्री तो जो दिया हुआ है ना ये हो जाएगा, यानी कि एंगल D प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 125 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल D देखो कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, प्लस यहाँ पे एंगल C बराबर क्या कर देंगे, 125 डिग्री कर देंगे। यहाँ से एंगल C बराबर क्या लिख देंगे, तो 125 माइनस 70 डिग्री कर देंगे और ये आपका कितना हो जाएगा,
तो माइनस करके देख लो यार, 5 के 5 हो गया यहाँ पे और 12 में 7 गया, 7 5 12, 55 डिग्री सही करें ना, हाँ 55 डिग्री हो जाएगा। देखो 55 डिग्री कौन सा दे रखा है, तो 55 डिग्री आपका ऑप्शन डी दे रखा है, तो इनके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इनको सोल्व करना था। हम थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान देखो 3 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर है और कोण 90 डिग्री है, तो ए सी कितना होगा। देखो क्या करते हैं, हम इधर एक फिगर बनाते हैं, नीचे में एक फिगर बनाते हैं। आपका एक ट्रायंगल है, एक एंगल कितना दे रखा है, तो 90 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल बोल रखा है कि 90 डिग्री है, ठीक है। और एक साइड कितना दे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर और एक साइड दे रखा है 4 सेंटीमीटर। देखो इनको ए बी सी नाम दे देते हैं। ये हो गया ए बी सी, ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हमें ए सी पूछा है कितना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम समझे कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो 90 डिग्री से दो साइड सटा हुआ है, देखो एक ए बी सटा हुआ है, दूसरा कौन सा है, तो बी सी सटा हुआ है। ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, तो ये वाला ए सी का स्क्वायर हो जाता है। जो 90 के सामने में, जो 90 के सामने में है उनका स्क्वायर के बराबर कर देना है, यानी कि ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, समझे कि नहीं। और जो 90 डिग्री के सामने में रहता है तो वो आपका हाइपोटेनस भी होता है। वैसे ये हाइपोटेनस है और नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और जो इधर ए बी है ना, इनको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। यहाँ से एक चीज़ और लिखते हैं हम लोग कि पी पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो एच पर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से भी पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं। लेकिन पी है क्या, तो पी आपका ए बी ही है, तो यहाँ पर लिखें ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, तो बेस देखो बी सी है, बी सी है ये आपका बेस है, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बराबर एच क्या है, तो एच ए सी है, यानी कि ए सी का स्क्वायर। देखो ए बी को रख देंगे कितना, ए बी 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर इधर क्या कर देंगे, तो ए सी का स्क्वायर। 3 3 9 हो गया प्लस 4 चौके 16 बराबर ए सी स्क्वायर। देखो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा बराबर क्या हो गया, तो ए सी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए सी बराबर लिख देंगे। देखो 25 है ना, तो 25 लिखो और इस पर क्या करो, अंदर रूट चढ़ा दो। ये वाला जो स्क्वायर था इधर बराबर के उस साइड में जाके अंदर रूट बन जाता है। यहाँ से ए सी बराबर क्या लिख देंगे, तो ए सी 25 का अंदर रूट कितना होता है, तो 5 हो जाता है, यानी कि ए सी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। देखो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 5। 5 आपका ऑप्शन ए दे रखा है, समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ क्या बोल रखा है, सभी वृत्त डैश होते हैं। जितना भी वृत्त होता है, जैसे मान लो कि एक छोटा वृत्त बनाए, यहाँ पे एक बड़ा वृत्त बनाए, यहाँ पे एक और बड़ा वृत्त बनाए, तो ये सारे वृत्त देखो एक जैसा देखने में लग रहा है, एक जैसा देखने में लग रहा है ना। अगर देखने में एक जैसा लगे यानी कि वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इनके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि जितने भी वृत्त होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे का समरूप होते हैं, समझे कि नहीं। ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 8 में क्या बोल रखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पे देखो अब क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, यानी कि एरिया का रेशियो दे रखा है। और इनमें क्या पूछा है, त्रिभुज के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। देखो जो भी साइड का रेशियो होता है ना, वही शीर्ष लंब का भी रेशियो हो जाता है। यहाँ पे इनको कैसे करेंगे, तो इनको करने के लिए हम थोड़ा क्या करें, नीचे कर दे क्या। देखो वहाँ पे क्या दे रखा था, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है, 64:121 दे रखा है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ अपने मन से ले लेते हैं, ए बी सी बाय एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और यही कितना दे रखा है, तो 64/121 दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम दो त्रिभुज बना रहे हैं, एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप है। इधर ए कर देते हैं, यहाँ पे बी कर दिए, यहाँ पे सी कर दिए, यहाँ पे डी कर दिए, यहाँ पे ई कर दिए, यहाँ पे एफ कर दिए। अभी जस्ट ऊपर में आपको बताए थे, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना। यानी कि क्षेत्रफल का रेशियो बराबर हो जाता है साइड का रेशियो का स्क्वायर का। यानी इधर से ए बी लेंगे तो इधर से क्या कर देंगे, डी ई कर देंगे, अगर वो दोनों भुजा एक दूसरे का संगत भुजा है तो।
लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ए बी जो है वो डी ई का संगत भुजा है, तो क्या करेंगे ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर कर देते हैं। अभी जस्ट ऊपर में बताए थे। फिर से बराबर दे सकते हैं, इधर से बी सी लेंगे तो इधर से क्या ले लेंगे ई एफ ले लेंगे, यानी कि बी सी बाय क्या कर देंगे तो ई एफ का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर से बराबर ले लेंगे, इधर बराबर जगह नहीं है तो हम नीचे में लिख रहे हैं। और तीसरा जो भुजा बचा हुआ है ए सी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए सी बाय डी एफ इनका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो भुजा का रेशियो का होल स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर शीर्ष लंब खींचेंगे, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ए से एक लंब खींच रहे हैं, ए से एक लंब खींचे, लंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। इनको क्या करते हैं कुछ अपने मन से पी पॉइंट दे दिए, डी से यहाँ भी लंब खींचेंगे, डी से यहाँ भी लंब खींचेंगे, लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों लंब का रेशियो लेंगे, अगर इन दोनों का लंब का रेशियो लेके स्क्वायर अगर कर देंगे तो फिर से त्रिभुज का एरिया का रेशियो दे देता है। यानी कि यहाँ पे बराबर देके एक और चीज़ लिख सकते हैं कि ए इधर से यहाँ पे क्या ये पी है, समझे कि नहीं, तो इधर से ए पी बाय क्या लिख सकते हैं ए पी बाय इधर से डी क्यू ये वाला पॉइंट कर देते हैं, तो ए पी बाय डी क्यू इनका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। ए पी बाय डी क्यू का भी होल स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से हमें एरिया का रेशियो मिल जाता है, यानी कि किसी भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाता है, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 64/121 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या रख देंगे 64/121 बराबर, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर हमें लंब का रेशियो चाहिए, यानी कि ए बी बाय डी क्यू का रेशियो चाहिए। देखो यहाँ पे क्या रख दो ए बी बाय डी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया का रेशियो किनके बराबर हो जाता है, तो ए पी बाय डी क्यू का होल स्क्वायर के बराबर। हमें तो चाहिए ए पी बाय डी क्यू सिर्फ, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को बराबर इस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर रूट चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64/121 बराबर इधर क्या बच गया तो ए पी बाय डी क्यू। यही तो लंब का रेशियो है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, समझे कि नहीं। देखो अंदर रूट 64 कितना हो जाता है 8 हो जाता है, 121 पे अगर रूट है तो कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, तो 8/11 बराबर क्या हो जाएगा तो ए पी बाय डी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी शीर्ष लंब का रेशियो होता है, याद रखना यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं कि जो भी शीर्ष लंब का अनुपात होगा वही साइड का भी अनुपात होता है, साइड का अनुपात और शीर्ष लंब का अनुपात सेम ही होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 8:11 आ गया, यानी इस क्वेश्चन के लिए 8:11 देखो कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है 8:11, यानी कि इनके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो यहाँ पर ये याद रखना है और हम थोड़ा जगह खाली करते हैं। थोड़ा एक चीज़ और हमें दिक्कत होता है ना कि हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम से, समझे कि नहीं, तो हिंदी में बहुत चीज़ होता है क्या है ना कि हमें बोलने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर समझने में आपको तकलीफ बुझाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में तो नहीं होगा। हमें थोड़ा बहुत दिक्कत होता है बोलने वगैरह में, अगर पूरा हिंदी वगैरह टर्म आता है तो बड़े हाल इनको इग्नोर करके चलना है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ये क्या बोल रखा है, तो ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं करा हुआ है कि त्रिभुज किस प्रकार से दो त्रिभुज बनाना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जो क्वेश्चन में क्लियर नहीं करा है कोई बात नहीं है। देखो ये आपका क्या है तो ए बी सी त्रिभुज है, क्या है तो ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है ना। डी एक पॉइंट लेना है जो कि बी सी का मध्य होगा, देखो यहाँ पर एक डी पॉइंट ले रहा है, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज क्या बनाना है, बी डी ई त्रिभुज बनाना है, बी डी ई त्रिभुज बनाना है। देखो बी डी तो साइड हो गया, एक और कौन ई भी चाहिए, ई किधर लेंगे ये समस्या है। तो ई देखो क्या करो, तो ये आपका एक मीडियन हो जाएगा, क्योंकि डी कैसा है तो डी मध्य बिंदु है, यानी कि ए डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी तो इनके लिए मीडियन हो गया, ए डी क्या हो गया मीडियन। अच्छा मीडियन क्या करता है, तो मीडियन क्या करता है पूरे ट्रायंगल को दो बराबर भाग में बांटता है। ये क्या करेगा तो दो बराबर भाग में बांट देगा पूरे ट्रायंगल को, दो बराबर भाग में बांटता है। जो भी मीडियन होता है उनका वही काम होता है, बांटता है, समझे कि नहीं। यानी कि ए डी लाइन मीडियन है, ए डी लाइन अगर मीडियन है तो ये पूरे ए बी सी ट्रायंगल को दो बराबर भाग में बांट देगा। देखो सी से एक और मीडियन खींचो, किस पे तो ए बी पे, देखो ये वाला मीडियन यहाँ पे खींच रहे हैं, इसी को क्या देना है ई देना है, जो कि क्वेश्चन में क्लियर नहीं करा हुआ है। अब ई से क्या करना है तो ई से इस डी को मिलाना है, तो नीचे में जो बी डी ई ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल है, समझे कि नहीं, और ए बी सी आपका पूरा ट्रायंगल है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जो कि क्लियर नहीं करा हुआ है। यहाँ पे हमें निकालना क्या है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है,
अब बाय क्या निकालना है, तो बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालना है। चलो ठीक है, निकालेंगे इनको। देखो AD क्या था यहाँ पे, तो AD मीडियन था। अगर मीडियन है तो क्या बताया, पूरे ट्रायंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इधर से देखेंगे तो ABD ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ABD इधर से, ठीक है ना। ABD का एरिया बराबर हो जाएगा किनका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किनका, इधर से चलेंगे ADC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो एक चीज़ और समझो, एक चीज़ यहाँ पे और समझो, और क्या समझना है, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब इनको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लाइन तो आपको दिख ही रहा होगा कि EC भी क्या बोले थे, EC भी मीडियन ही बोले थे। यहाँ पर हम मीडियन अपने से खींचे थे। ये लाइन भी क्या था, तो ये भी मीडियन ही था, ये भी क्या था, मीडियन था। ठीक है, यहाँ से था, यहाँ से क्या था, तो ये वाला आपका AD था। ठीक है, यानी कि E पॉइंट ये वाला, ये फिर से क्या था, तो ये मिड पॉइंट था किनका, तो AB का, मध्य बिंदु था। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु ऑफ किनका, AB का। समझे कि नहीं। अगर ये E मध्य बिंदु है तो E मध्य बिंदु करेगा क्या, तो E मध्य बिंदु ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल ABD ट्रायंगल जो दिख रहा है, इस ABD ट्रायंगल को 2 भाग में बांट देगा। कौन सा, तो ये DE लाइन, ये DE लाइन जो आपको दिख रहा है, ये DE लाइन क्या करेगा, इस पूरे ABD ट्रायंगल को 2 भाग में बांट देगा। चूँकि E आपका क्या है, E आपका मध्य बिंदु होता है, और उस केस में DE जो होगा ना, DE भी मीडियन ही बन जाएगा ABD के लिए। ये वाला जो DE लाइन दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा, तो ABD ट्रायंगल के लिए मीडियन बन जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, मीडियन ही हो गया। यानी कि ये मीडियन अगर है तो ABD ट्रायंगल को 2 बराबर भाग में बांटेगा। यानी कि ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, समझे कि नहीं। ये बराबर हो जाएगा, जो ऊपर में ट्रायंगल है ये वाला जो ऊपर में ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल जो इनके बराबर हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं AED। बात को समझे कि नहीं। चलो इतना करने के बाद अब थोड़ा निकलेगा, अब जो चाहिए ना वो निकलेगा। देखो हमें तो ये वाला चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। अब बाय क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालना है। समझे कि नहीं। देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो ABC को क्या लिख दो, तो ABC को पहले 2 भाग में बांटो। किसमें तो एक तो ABD में और दूसरा किसमें, तो ACD में। समझे कि नहीं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और चूँकि दोनों बराबर है, दोनों भाग क्या है, तो बराबर है। इधर भी AD लाइन जो है ना, वो दोनों AD लाइन क्या कर रहा है, ये दोनों ट्रायंगल को बराबर भाग में बांटा है। ठीक है, तो ABC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं यहाँ से ABD। बाय नीचे में क्या है, तो नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE दे रखा है। समझे कि नहीं। उसके बाद देखो एक और चीज़ देखो, अब ABD ट्रायंगल को अगर तुम देखोगे, इसको देखोगे ABD ट्रायंगल को, जो कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। रुक जाओ, ABD ट्रायंगल को देखो तुम सिर्फ, ये वाला आपका ABD ट्रायंगल था। ABD ट्रायंगल में ये वाला आपका एक लाइन खींचे थे DE। यहाँ पे DE लाइन भी क्या करता है, ABD ट्रायंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है। यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया बराबर होगा। समझे कि नहीं। यहाँ से फिर से ABD को क्या लिख सकते हैं, तो ABD को हम लिख सकते हैं ये वाला 2BED लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया बराबर ही है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2BED। क्या लिख देंगे, 2BED। यानी कि 2 तो पहले से है, गुना यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, तो नीचे में जो ट्रायंगल है BED, और बाय नीचे में क्या कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। देखो यहाँ भी BDE है, यहाँ भी BDE है, ये पूरा कट जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा 4 और नीचे में क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये किस में हो जाएगा 4:1 में हो जाएगा। तो इनके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 4:1 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन C में दे रखा है, तो इनके लिए ऑप्शन C हो जाएगा। देखो तुम्हारे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्लियर रूप से नहीं दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग से नहीं बनने वाला था। अगर आप ट्राई भी करोगे ना तो नहीं बना पाओगे। समझे कि नहीं। बाकी देखो अगर पहले से बेसिक क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन वैसे भी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाता है हमें, चूँकि ज़्यादा जगह खाली नहीं रहता है, और जगह अगर ज़्यादा खाली नहीं है और समय भी चाहिए होता है, बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता। अगर क्लास वगैरह होता तो और अच्छे से समझ में आता। बाकी देखो अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या बोल रखा है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा
दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी है, एक खिड़की तक पहुंचता है तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है। देखो यहाँ पर एक सीढ़ी बना दी, ये आपका एक सीढ़ी हो गया। इधर क्या, इधर एक दीवार है, चलो ये आपका दीवार हो गया। इनको ए कर देते हैं, इनको बी कर देते हैं और इनको सी कर देते हैं। ए बी आपका दीवार है और ए सी क्या है, तो ये सीढ़ी है आपका, ठीक है। ये ना, ये क्या है, तो ये सीढ़ी है। चलिए ठीक है, ये आपका दीवार था, समझे कि नहीं। और यही ए बी कितना दे रखा है, तो 6 मीटर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है कि सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है यानी कि सी, इस दीवार से कितना दूरी पे है, तो ये दे रखा है 2.5 मीटर, यानी कि ये वाला 2.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि सीढ़ी का लंबाई कितना होगा, यानी कि ए सी हमें निकालना है, ये वाला ए सी निकालना है, समझे कि नहीं। यहाँ पर देखो, अगर ये दीवार है ए बी तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो 90 के सामने में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, एच होता है, और ये वाला पी हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, लंब जिसको बोलते हैं। और ये बेस यानी कि आधार हो जाएगा। और ये वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को कर्ण शायद बोलते हैं क्या हिंदी में, हाँ कर्ण नहीं बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या, तो एच का स्क्वायर। देखो पी कितना है, 6 मीटर है, यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर बेस कितना है, 2.5 है, यानी कि 2.5 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर एच हमें निकालना है, तो एच स्क्वायर रहने दो, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6.25, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर एच का स्क्वायर। चलो यहाँ पे करो 36 प्लस 6.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 4 40 2 42, यानी कि 42.25 बराबर कितना हो जाता है, तो एच का स्क्वायर हो जाता है। हमें निकालना क्या है, एच निकालना है। देखो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 42.25 हो गया। एक कम करते हैं, ये डेसिमल को नीचे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एच बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो अंदर रूट 4225/100, समझे कि नहीं। 4225 का अंदर रूट क्या हो जाता है, तो 4225 का अंदर रूट 65 हो जाता है, ठीक है। 65 बाय नीचे में कितना 100 है, 100 का अंदर रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एच क्या था, हाइपोटेनस था, और यही ए सी था, यानी कि ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखेंगे तो 6.5 मीटर लिख सकते हैं। ए सी कितना निकल गया, 6.5। देखो 6.5 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो क्या बोल रखा है, ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी देखो यहाँ पे ये दे रखा है, ए सी ये है और बी सी ये है, तो कौन बी निकालना है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है। चलो इनको ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी कर देते हैं, ठीक है। ए बी कितना है, तो 6√3 सेंटीमीटर है, 6√3। एक सेकंड, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ए सी कितना है, 12 है। चलिए ये आपका 12 हो गया, ठीक है। उनके बाद बी सी कितना है, 6 है, तो ये वाला आपका 6 हो जाएगा। और उनके बाद ए बी कितना 6√3 है, तो ये वाला आपका 6√3। ये वाला एंगल बी पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। देखो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करोगे ना, तो ये बराबर एच स्क्वायर आ जाता है। इस केस में करके भी देख सकते हो, समझे कि नहीं। 6√3 का स्क्वायर करो, 6√3, जो कि ये वाला तो आपका पी है, ये क्या है, पी है, और नीचे में ये वाला बी है, तो इनका स्क्वायर करो। 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा, 6 जाके 36 गुना √3 कितना होता है, तो 3 हो जाता है, यानी 36 गुना 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36। देखो 36 गुना 3 कितना होता है, तो 108 होता है, प्लस 36 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 आ जाएगा। और 144 को क्या लिख सकते हैं, 144 को 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 12 देखो क्या था, 12 आपका ए सी था, ए सी 12 दे रखा है ना, यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ गया ना, यानी कि 12 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो होता है पी पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर बराबर एच पर स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर गया, इसमें सेट कर गया। इसमें सेट कर गया मतलब कि यहाँ पर एंगल बी जो बना हुआ है ये कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, तभी सेटिस्फाई करेगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि यहाँ पर एंगल बी कितना बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। तो एंगल बी पूछा था यहाँ पे, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री ऑप्शन सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, यहाँ क्या बोल रखा है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं। देखो दो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुज का संगत कोण तो हमेशा बराबर होता है, यानी कि इनका ऑप्शन ए हो जाएगा, बराबर होता है। वो और बात है कि अगर साइड का देखेंगे तो साइड का रेशियो समानुपाती होता है, साइड का रेशियो बराबर होता है, यानी कि साइड जो होता है संगत साइड भुजाएं वो क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन जो कोण होता है ना, कोण बराबर होता है। यहाँ पे कोण के बारे में पूछा है कि संगत कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। चलेंगे अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जहाँ पर देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए इनमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं डैश हो। देखो अगर समरूप होना है ना तो उनकी समान भुजाएं को क्या होना पड़ेगा, समानुपाती होना पड़ेगा। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोण के बारे में दिया रहता तो संगत कोण एक दूसरे का बराबर होता है, तीनों कोण, तीनों का एक दूसरे का संगत कोण जो होगा वो बराबर होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे संगत भुजाएं के बारे में बात कर रहा है तो संगत भुजाएं जो होता है वो समानुपाती होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, यहाँ क्या बोल रखा है, तो ट्रायंगल ABC है जिनमें कि यहाँ पे दे रखा है कि DE जो है वो BC का पैरेलल है, जो कि फिगर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें BD दिया हुआ है, AE भी दे रखा है, EC भी दे रखा है। तो AD का मान क्या होगा यहाँ पर ये बताना है। देखो हम इस फिगर को यहाँ पर बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर यहाँ पे साइड में बना देंगे तो। ये वाला आपका D दे रखा है, ये वाला E दे रखा है, और ये वाला A हो जाता है, ये वाला B हो जाता है, ये वाला C हो जाता है। यहाँ पर बोल रखा है ना कि DE जो है वो BC का पैरेलल है। और क्या क्या दे रखा है, तो AD दे रखा है, AD नहीं दे रखा है, BD दे रखा है 7.2 ये वाला है। ठीक है, और AE कितना दे रखा है, तो ये वाला 1.8 दे रखा है। EC ये वाला कितना दे रखा है, 5.4 दे रखा है। तो इस केस में AD का मान निकालना है। चलिए ठीक है, इसी का मान निकालना है AD का। देखो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाओ, थेल्स थ्योरम का ही दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना, तो थेल्स परिमेय से क्या लिख देंगे, थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। देखो थेल्स थ्योरम क्या करता है कि अगर किन्हीं एक ट्रायंगल में ये वाला जो DE है पैरेलल हो जाए BC का, तो इधर से AD बाय BD क्या लिखेंगे, AD बाय BD बराबर हो जाता है किनका, तो इधर से चलेंगे AE बाय EC का, तो AE बाय EC हो जाएगा। ये थेल्स थ्योरम से आता है, आपने पढ़ा होगा। चलो ठीक है, AD देखो कितना दे रखा है, तो AD ही हमें निकालना है। BD कितना है, ये 7.2 है, यहाँ पे 7.2 रख देंगे, बराबर AE कितना है, तो 1.8 दे रखा है, तो ये 1.8 हो गया। बाय नीचे में EC कितना है, तो 5.4 है, यहाँ पे 5.4 रख देंगे। ठीक है, देखो ये डेसिमल मिलके चला जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 10 होगा। यहाँ से AD निकालेंगे तो AD बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इधर क्या है, तो 18/54 हो जाएगा, और गुना 72, और ये वाला 10 नीचे चला जाएगा, यानी कि 72/10 हो जाएगा। देखो 18 से ये 3 बार में चला जाएगा 54, और 3 से ये 72 चला जाएगा, कितना बार में 72 जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24 बार में। यानी यहाँ से AD बराबर क्या आ गया, तो 24/10 आ गया। और इसी को डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। क्योंकि सारे यहाँ पे जो दिया हुआ था, चाहे आपका BD दिया हो या फिर AE दिया हो, EC दिया हो, सब आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो AD निकलेगा वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, तो ट्रायंगल ABC में यदि DE पैरेलल है BC का, यानी कि ये वाला पैरेलल दे रखा है, और AD बाय BD बराबर कितना है, 3/5 है। AC दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, तो AE ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे कर रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को यहाँ पे बनाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ये वाला DE आपका हो गया। इधर क्या है, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और यहाँ पर C है। ये पूरा AC दे रखा है, ये कितना दे रखा है, तो ये आपका दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। इधर से क्या दे रखा है, इधर से रेशियो दे रखा है, कौन सा रेशियो, तो AD बाय BD दे रखा है। AD बाय BD कितना है, तो ये वाला दे रखा है 3/5। और यहाँ पे पैरेलल है, ये DE किसका पैरेलल है, BC का पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो AD बाय BD बराबर क्या हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो AE बाय EC हो जाएगा, AE बाय EC हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलिए हमें यहाँ पर निकालना क्या है, तो AE पूछा हुआ है कितना होगा,
यहाँ पर निकालना हमें क्या है, ए ई निकालना है। ए ई बराबर क्या होगा ये पूछा हुआ है। चलो यहाँ पे क्या करो ना, इनको एक्स मान लो, ए ई को क्या मान लो, एक्स मान लो। अगर ए ई एक्स हो गया, थोड़ा यहाँ पे देखो, पूरे ए सी कितना है, पूरा ए सी यहाँ पर 4.8 दे रखा है। एक काम करो, देखो ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ए सी लिख सकते हैं, है ना। ए ई ये वाला हो गया और ए सी ये वाला हो गया, दोनों का प्लस ए सी हो जाएगा। ए सी कितना है तो 4.8 दे रखा है, बराबर ए ई को तो एक्स बोल दिए, प्लस ये वाला क्या है, ए सी है। यहाँ से अगर ए सी हमें निकालना होगा तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 4.8 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये वाला आपका ई सी हो गया। ई सी कितना आ गया, 4.8 माइनस एक्स। चलो ठीक है, देखो ए डी बाई बी डी कितना है तो 3/5 है, यहाँ पे रख दो, बराबर ए ई को कितना बोले हैं, इनको एक्स बोले हैं तो एक्स लिख देते हैं, बाई ई सी देखो कितना निकाल लिए, 4.8 माइनस एक्स निकाल लिए। यहाँ से एक्स निकाल लेंगे तो वही ए ई आपका निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इनको इधर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 गुना क्या कर देंगे, 4.8 माइनस एक्स, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 5 गुना एक्स यानी 5x हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 गुना 4.8 और इधर क्या है तो माइनस 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया तो 5x हो गया। 3x को उधर लेके चले जाओ तो इधर क्या बचेगा, 3 गुना 4.8 बराबर 5x और 3x उधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा। यानी कि इधर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4.8 बराबर 5 3 8x लिख सकते हैं। यहाँ से देखो x हमें निकालना है तो x बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे, तो 3 गुना 4.8 और 8 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर आ गया आपका 3 गुना 4.8 बाई 8 हो गया। ये डेसिमल को हटाओ तो नीचे में 10 हो जाएगा। 8 से देखो 8 छक 48 हो जाएगा। 2 से देखो ये 5 बार में चला जाएगा, 2 से ये 3 बार में चला जाएगा। ऊपर में देखो कितना हो गया, 3 गुना 3 हो गया और ये 9 हो जाएगा। बाय नीचे में कितना है, 5 है, तो x बराबर कितना आ गया 9/5। इनको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इनको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट हो जाएगा 8 1.8 सेंटीमीटर। चलिए यही x निकालना था आपको। x किनको बोले थे, यहाँ पर ए ई को बोले थे, तो यहाँ पर ए ई बराबर कितना हो गया 1 पॉइंट कितना निकाले हैं, 8 निकाले हुए हैं ना, तो 1.8 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसमें पी क्यू बोल रखा है 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, पी आर 10 सेंटीमीटर है। तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, क्यू का मान ज्ञात कीजिए यानी कि एंगल निकालना है। वहाँ पे क्लियर नहीं करा हुआ है, एक सेकंड हम यहाँ पे थोड़ा इनको हटा लेते हैं तो यहीं पे करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपका ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, समझे कि नहीं। देखो पी क्यू कितना दे रखा है, ये 6 दे रखा था और क्यू आर 8 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें निकालना है एंगल क्यू। क्या निकालना है, एंगल क्यू बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलिए ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम चेक करेंगे, क्या पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब एंगल क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराना है। देखो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है कि इनका h का स्क्वायर। तो ये वाला हमें चेक करना है क्या होता है कि नहीं, यानी कि LHS से चलेंगे और RHS के बराबर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, जो 90 के सामने में होगा, ये जो बड़ा साइड है ना, यही आपका हाइपोटेनस है, यानी कि इनको h लेना है। और जो PQ है ये परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा, और जो नीचे में QR है ये आपका आधार हो जाएगा। आधार को बेस बोलते हैं तो B से डिनोट करते हैं। और PR यहाँ पे H हो गया, यानी इनको हिंदी में कर्म शायद बोलते हैं। थोड़ा हिंदी मेरा सही नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम इंग्लिश मीडियम से तो बहुत जगह हिंदी में हमें दिक्कत हो जाता है, समझे कि नहीं। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लेके चलेंगे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो p क्या था तो 6 दे रखा है, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस b क्या है तो 8 दे रखा है, यानी 8 का स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर का मतलब 36 हो गया, 8 का स्क्वायर का मतलब 64 हो गया। देखो 36 प्लस 64 कितना होता है, 100 होता है, 100 हो जाएगा। 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है ना।
देखो यहाँ पर पी आर कितना दिया हुआ है, तो पी आर ही आपका 10 दे रखा है और यही हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है। तो यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया ना, ये बराबर किनका हो गया, तो बराबर आर एच एस का हो गया। यहाँ पे चले थे किससे, तो एल एच एस से चले थे और आर एच एस के बराबर कर दिए हैं, यानी कि पी पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर बराबर एच पर स्क्वायर क्या हुआ, तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अगर सेटिस्फाइड हो गया इसका मतलब कि एंगल क्यू जो हमसे पूछा हुआ है, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, यहाँ पर एंगल क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और यही वाला आपका आंसर हो जाएगा जो आपसे एंगल क्यू यहाँ पर पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो क्या बोल रखा है, बताइए कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। यदि त्रिभुज समरूप है तो समरूपता की कसौटी को लिखिए तथा समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त करें। देखो यहाँ पे बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। सबसे पहले तो चेक करना है, देखो समरूप के लिए आपको बताए थे कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। अगर संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो जाए उन दोनों ट्रायंगल्स का, त्रिभुज का, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज समरूप है। यहाँ पे देखो एंगल ए कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पे भी देखो एंगल पी कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल बी 80 डिग्री दे रखा है और यहाँ से एंगल क्यू कितना है, 80 डिग्री है। इधर देखेंगे तो एंगल सी 40 डिग्री है और यहाँ पे एंगल आर कितना है, तो 40 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पर तीनों का संगत कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि एंगल ए बराबर क्या है, तो एंगल पी है और दोनों कितना है, 60 डिग्री है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो एंगल बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू, और ये बराबर कितना है, तो 80 डिग्री है। तीसरा एंगल सी बराबर क्या है, तो एंगल आर है और ये बराबर कितना है, तो 40 डिग्री है। संगत कोण बराबर हो गया ना, इनका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो समरूप है। तो यहाँ से लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा किनका, ट्रायंगल पी क्यू आर का। समझे कि नहीं। अब यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपने किस रूल से इनको समरूप करा, आपने इनको किस रूल से समरूप करा है। तो हमने इनको एंगल से करा हुआ है, एंगल से। समझे कि नहीं, यानी कि दोनों त्रिभुज का तीनों जो संगत एंगल था वो बराबर था। तो हमने यहाँ पे संगत कोण को देख के हमने क्या बोला कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो हमने किससे करा है, एंगल। ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है, एंगल, यानी कि दोनों त्रिभुज का जो तीनों संगत कोण है वो एक दूसरे के बराबर है। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, यहाँ पे क्या बोल रखा है, बताइए कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। यदि त्रिभुज समरूप है तो समरूपता की कसौटी को लिखिए तथा समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो आपको समरूप के लिए बताए थे कि संगत कोण एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो एंगल ए कितना है, 80 डिग्री है। तो एंगल ए के लिए संगत कोण एंगल पी हो जाएगा, लेकिन एंगल पी यहाँ कुछ नहीं दे रखा है। एंगल एफ दे रखा है कितना, 80 डिग्री। संगत कोण यहाँ पे बराबर नहीं है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर यहाँ पर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं है इसका मतलब ये समरूप नहीं है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप ही नहीं है। जब समरूप अगर नहीं है तो उस केस में फिर यहाँ पे समरूपता की कसौटी वगैरह लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो, यहाँ पे क्या दे रखा है, बताइए कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। सबसे पहले तो समरूप बताना है कि समरूप है या नहीं। चलो चेक करना होगा। देखो एंगल ए कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे देखो एंगल क्यू कितना है, 70 डिग्री है। कोई बात नहीं, ये समरूप हो जाएगा ये ट्रायंगल। देखो ये वाला कितना दे रखा है, ये 2.5 दे रखा है। अरे यहाँ पे बनाते हैं फिगर को, देखो वहाँ पे छोटा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो समझ में आएगा। देखो ये वाला ए दे रखा है, ये कितना है, तो ये ई है और इनको एफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पी लिखा हुआ है और ये क्यू है और ये वाला आर हो जाता है। देखो ये वाला 70 डिग्री दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ये वाला कितना दे रखा है, तो ये भी 70 डिग्री दे रखा है। इधर से देखो ये वाला कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। इधर से ये वाला 5 दे रखा है। यहाँ से देखेंगे तो ये 5 दे रखा है और ये वाला 10 दे रखा है। देखो एंगल ए बराबर यहाँ पे कितना है, तो एंगल ए बराबर देखेंगे तो एंगल क्यू है और ये 70 डिग्री दे रखा है। यानी कि इस दोनों ट्रायंगल के लिए संगत कोण देखेंगे तो एंगल ए का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण तो मिल गया, लेकिन साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। चूँकि समरूप करने के 3 तरीके होते हैं, समझे कि नहीं। ऊपर वाले में हम डायरेक्ट बोल दिए कि नहीं होगा, चूँकि वहाँ पर जो साइड का रेशियो था वो समानुपात में नहीं था।
समझे कि नहीं। साइड का रेशियो ऊपर में जो हम लोग 18 नंबर में देखे थे वहाँ पे साइड का रेशियो बराबर नहीं था, इसलिए ये समरूप नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। कैसे देखो, इधर से ए ई लो, इधर से क्या लो ए ई बराबर, देखो इधर से क्या लो क्यू पी लो, तो ए ई बाई क्यू पी को निकालो, कितना हो जाएगा, इधर से 2.5 बाय नीचे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। बात को समझेगा नहीं। उसके बाद इधर से क्या निकालो, ए एफ निकालो, ये वाला ए एफ को लो, इधर से ए एफ बाय इधर से क्या ले लो क्यू आर ले लो, क्यू आर ले लो। देखो ये कितना आ जाएगा, तो ए एफ कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और क्यू आर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। देखो 5 दोनों 10, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। देखो साइड का रेशियो ये दोनों बराबर हो गया ना, ये भी कितना आया 1/2 आया, ये भी कितना आया 1/2 आया। और देखो इन्हीं दो साइड के बीच में यहाँ पर एंगल कितना था 70 डिग्री था, और यहाँ पर जो दूसरे ट्रायंगल में जो एक 10 साइड दिया हुआ था, दूसरा 5 दे रखा था, इन्हीं दो साइड के बीच में यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है, तो 70 डिग्री बन रहा है। यानी कि एंगल ए और एंगल क्यू एक दूसरे का संगत कोण है, जो कि 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और जो यहाँ पर दो साइड मिल के कोण को बना रहा है, उन दोनों साइड का जब हम लोग रेशियो यहाँ पर लिए तो दोनों के केस में कितना आया 1/2 आया। यानी कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए ई एफ समरूप ट्रायंगल, दूसरा क्या है तो ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी लिखेंगे यहाँ तो पी क्यू आर इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, मिला के लिखना पड़ता है। कैसे मिला के लिखते हैं, देखो एक चीज़ समझो, एंगल ए का समरूप कौन कौन सा है, तो एंगल क्यू है ना। यहाँ पे देखो पहले एंगल ए आया है, तो यहाँ पर पहले एंगल क्यू लिखना होगा। बात को समझेगे नहीं। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा देखो क्या लिखेंगे, इधर से देखो क्या आ गया है, तो ए ई आ गया है, ए से ई तक गया हुआ है। इधर से क्या जाएंगे तो ए ई साइड का संगत कौन हो जाएगा, तो ए ई साइड का संगत ये वाला पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। बात को समझेगे नहीं। इधर से ए ई था तो इधर से क्या होता क्यू पी होता, यानी कि अगर ई आया इधर से तो ई का संगत कौन ये वाला पी होता, ये वाला पी कौन होता। बात को समझेगे नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू पी लिखेंगे, और दूसरा एक आर बचा हुआ है, यानी क्यू पी आर हो जाएगा। ये हमने किससे करा है, तो देखो अगर किससे करा है, कौन सा रूल से करा है ये देखना है। तो देखो इधर पहले साइड आया था, फिर एंगल आया हुआ था, फिर साइड आया हुआ था, यानी कि साइड एंगल साइड से हमने समरूप रूप करा है। किससे करा है, साइड एंगल साइड से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। और देखो अगर ये आपका पहले से बनाया हुआ नहीं है तो थोड़ा यहाँ पर आपको दिक्कत होगा। अगर आपने एनसीईआरटी में बना रखा है तो फिर यहाँ पर ज़्यादा समझने में आपको दिक्कत वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, और रिवीजन के केस में थोड़ा फास्ट चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और चलो आज इतना तक ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में जो बच गया लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 20 से दे रखा है, और आगे जाएंगे तो आपका आ जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 30 से दे रखा था, और टोटल क्वेश्चन नंबर 33 तक है, समझे कि नहीं। तो बाकी जो भी क्वेश्चन बच गया है तो उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतना तक ही रहने देते हैं। चलिए फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।